राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। वक्त हो चुका है बड़ी बहस का। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर राज्य सरकार अब और भी ज्यादा सख्त हो गई है। गहलोत सरकार एक नया कानून लाने जा रही है और इस कानून के तहत भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तो वहीं इस मामले में सजा को भी 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाएगा। सरकार इस कानून के लिए जल्द ही अध्यादेश लेकर आएगी। गहलोत सरकारी कदम भर्ती एग्जाम्स में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाने जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने इस मामले में गृह विभाग की एक समीक्षा बैठक भी की है। इस दौरान भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अहम फैसले लिए गए। एग्जाम्स में अनुचित साधनों का इस्तेमाल भी अब अपराध की श्रेणी में आएगा। यह गैर जमानती अपराध होगा। इसके साथ ही सीएम ने सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि फ्यूचर में होने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं में नकल में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी पेपर लीक या फिर डमी कैंडिडेट्स बिठाने के मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। सीएम गहलोत का यह भी कहना है कि अगर कोई प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट पेपर लीक, नकल या फिर इससे जुड़े मामले में शामिल पाया जाता है तो उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि खत्म हमेशा के लिए कर दी जाएगी। दरअसल बेरोजगार संगठन इन सभी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठा था। ऐसे में अब राज्य सरकार भी इस मामले में कानून को और भी ज्यादा सख्त बना रही है। बता दें कि रीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा और शिवा को एसओजी की टीम ने उत्तराखंड के केदारनाथ से गिरफ्तार किया था। तो वहीं आगामी दिनों में होने वाली आरएएस भर्ती परीक्षा और पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को भी राज्य सरकार ने रीट की ही तरह रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। तो राज्य सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर राज्य सरकार अब और भी ज्यादा सख्त हो चुकी है। गहलोत सरकार एक नया कानून लाने जा रही है और इस कानून के तहत भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, यानी कि अब जो नकल कराने वाला गिरोह है या उससे जुड़ा कोई भी सदस्य बच नहीं पाएगा। किसी भी प्रकार का जमानत की इसमें प्रावधान नहीं होगा। तो वह इस मामले में सजा जो पहले यानी कि अभी भी 3 साल है उसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाएगा, यानी कि जो प्रावधान है उसे सरकार और भी ज्यादा सख्त करने वाली है। सरकार इस कानून के लिए जल्द ही एक अध्यादेश लेकर आएगी जिसे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। गहलोत सरकार ये कदम भर्ती एग्जाम्स में होने वाली गड़बड़ियों के खिलाफ उठा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में हुई रीट भर्ती परीक्षा के दौरान जिस तरीके की तस्वीरें और खबरें सामने आई वो न सिर्फ छात्र छात्राओं के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की तस्वीरें बल्कि सीधी परेशानी राज्य सरकार के लिए भी। कई उंगलियां राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर उठ रही, उनके प्रबंधन पर भी उठी। इन सब के बीच सरकार पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। एग्जाम्स में अनुचित साधनों का इस्तेमाल भी अपराध की श्रेणी में आएगा। ये गैर जमानती अपराध होंगे। किसी भी प्रकार का उपकरण लेकर अगर आप पहुंच रहे हैं जिसकी परमिशन नहीं है तो वो भी इस प्रावधान में शामिल किया गया है, जहां पर अनुचित साधनों का इस्तेमाल अपराध की श्रेणी में आएगा। ये बड़ा कदम होने वाला है। साथ ही इसे भी गैर जमानती अपराध माना जाएगा। और इसके साथ ही सीएम ने सभी अधिकारियों को कड़े लहजे में सख्त निर्देश दिए हैं कि जो आने वाले समय में भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें नकल में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं देखने को मिलनी चाहिए। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी खास तौर पर पेपर लीक या फिर डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले में दोषी पाया जाता है तो सीधा नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। ये कड़ा प्रावधान है, क्योंकि हाल ही में हुई रीट की परीक्षा में कई सरकारी अधिकारियों और अफसरों के नाम सामने आए जिनको निलंबित किया गया, लेकिन लगातार विपक्ष राज्य सरकार को इस मूव को लेकर, इस एक्शन को लेकर घेरता हुआ नजर आया। विपक्ष का यही कहना है कि सीधे बर्खास्तगी क्यों नहीं, क्यों अस्थायी तौर पर निलंबित किया जाता, ये बड़ा सवाल था। इन सब के बीच अब ये बड़ा प्रावधान होने वाला है इस कानून में, जहां पर अगर कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी नकल करवाने में संलिप्त पाया गया तो सीधे कार्रवाई में दोषी पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा गहलोत सरकार का यह भी कहना है कि अगर कोई प्राइवेट एजुकेशन सेंटर, इंस्टीट्यूट कुछ भी हो, वो पेपर लीक के मामले में, नकल या फिर इससे जुड़े मामले में शामिल पाया जाता है
तो उसकी मान्यता को भी खत्म कर दिया जाएगा और ये अस्थायी तौर पर नहीं होगी, परमानेंट। जी हाँ, हमेशा के लिए मान्यता उस स्कूल की, उस सेंटर की, उस इंस्टीट्यूट की रद्द कर दी जाएगी। तो अब बहुत ही ज्यादा सख्त यहाँ पर प्रावधान होने वाले हैं, करो या मरो की स्थिति यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि पहले कार्रवाई होती थी, चीजें अस्थायी तौर पर होती थी और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कानून का डर था वो लोगों के, खासतौर पर इस तरीके के गिरोह में शामिल लोगों के जहन से निकल चुका था। लेकिन एक बार फिर से वो डर लोगों के जहन में बैठे, उसके लिए राज्य की अशोक गहलोत सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बेरोजगार संगठन इन सभी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठा हुआ था। चौतरफा इस कानून को और भी ज्यादा सख्त करने की मांग की जा रही थी। उसके बाद गहलोत सरकार अब इस कानून को लाने जा रही है। हालांकि कानून पहले से है, लेकिन उसमें बदलाव ये किए जाएंगे और अध्यादेश के जरिए इसको किया जाएगा। ऐसे में अब राज्य सरकार भी इस मामले में कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाने के मूड में है। बता दें कि रीट पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड था बत्तीलाल मीणा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस अनिल गोटवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगार संघ के नेता अशोक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक और मेहमान हमारे साथ है, सर आपका भी बहुत शुक्रिया है। शुरुआत में करना चाहूंगी अशोक चौधरी जी आपसे, क्योंकि लगातार आप लोगों की तरफ से मांग भी इसकी की जा रही थी कि कानून को और भी ज्यादा सख्त किया जाए, ताकि इस तरीके के गिरोह में शामिल लोगों के जहन में कानून का डर पैदा हो। इस तरीके से जब ये बड़ा फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? अभी जो कल ही सरकार ने घोषणा की है कि पेपर लीक प्रकरण में फर्जीवाड़े में डमी अभ्यर्थी जो बैठे हैं उसको 7 साल का प्रावधान है। अच्छी बात है, सरकार अध्यादेश लेके आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये धरातल पे लागू हो, क्योंकि जब तक चीज धरातल पे लागू नहीं होगी, पहले भी 3 साल का सजा का प्रावधान था, अब 7 साल कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अपराधी पकड़े गए हैं उनको जल्द से जल्द सजा हो, अपराधियों में डर हो। जब तक ये चीजें टाइम से अगर इंप्लीमेंट नहीं होंगी तो अपराधियों में डर नहीं होगा। अपराधी उस चीज को छूट जाते हैं, जमानत पे बाहर आ जाते हैं। अभी जो गैर जमानती जो इन्होंने अध्यादेश सरकार लेके आई है, अच्छी बात है, लेकिन इस अध्यादेश की सबसे अच्छी बात तब होगी जब ये अध्यादेश लागू होगा और टाइम पे अपराधियों को सजा मिलेगी और अपराधियों को भय होगा। आज अपराधी अपराध करके निकल जाता है। आज रीट पेपर लीक हुआ था, आज तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया, पेपर कहां से आरोप हुआ ये पता नहीं चल रहा। हम मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच करवा दो, सरकार उसके लिए तैयार नहीं हो रही। हम कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे कि एसओजी की सरकार, एसओजी अच्छी नहीं है, हमारी संस्था अच्छी है, लेकिन जब सरकार सब कुछ सामने क्लियर है, सरकार को डर नहीं है, तो सीबीआई से जांच करवा दे। अगर सीबीआई से जांच करवाते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सरकार साफ सुथरी है, क्लीन है, तो कोई दिक्कत नहीं, बेरोजगार भी खुश है और सरकार भी खुश हो जाएगी। उसके अलावा जो हमारी 21 सूत्री मांग को लेके पिछले 5 दिन से उपेंद्र जी अनशन में बैठे हैं, पिछले 2 दिन से वो आईसीयू में हैं, उनकी तबीयत काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है। मैं दिन में उनसे मिल के आया था, उन्होंने कल से ट्रीटमेंट लेना भी मना कर दिया। उन्होंने लिख के दे दिया कि मैं ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, मैं जब तक जिंदा हूं जब तक लड़ूंगा बेरोजगारों के लिए। आज सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, उनसे कोई प्रतिनिधि मंडल मिलने नहीं जा रहा। 23 फरवरी को हमारा एक समझौता हुआ था रात को 12 बजे जी, जो मंत्री जी सुभाष गर्ग साहब और राजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हमारा समझौता हुआ था। रात को 12 बजे धरना स्थल पे आए थे। ये उसकी कॉपी मेरे सामने रखी है, मेरे पास रखी है। उस पे आज तक कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें मांगे मानने के लिए तैयार थे कि हम 30 दिन के अंदर ये मांगे मान लेंगे आपकी। कुछ मांगे ऐसी हैं जो जैसे फार्मेसी भर्ती 2018 का मामला था, वो कोरोना योद्धा थे, उनकी मांग थी कि हम 1 महीने के दौरान 1 महीने के अंदर इनको ज्वाइनिंग दे देंगे। आज फरवरी के बाद में कितना टाइम निकल गया आप देख लो। ये मांग पत्र है, मैं आपको दे दूंगा। 2012 की भर्ती थी तीर्थक अध्यापक की, एक छोटा सा मैटर है, कोर्ट में एक सरकार को एफिडेविट पेश करना है, एफिडेविट पेश करते उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी जी। 2018 की भर्ती अभ्यर्थी पिछले 100 दिन से बीकानेर में बैठे हैं, ज्वाइनिंग के आदेश हो गए, कोर्ट में मामला अटका। सरकार अगर टाइम से उनकी पैरवी करे तो उनको ज्वाइनिंग मिल जाए, लेकिन सरकार किसी भी भर्ती के लिए कोई पैरवी नहीं कर रही। सरकार सिर्फ बेरोजगारों को आश्वासन दे रही है। वो उपेंद्र यादव जी जो आज अनशन में बैठा है, जो अपने जीवन और मौत के उस स्टेज पे बैठा है जहां सरकार नहीं सुन रही, वही उपेंद्र यादव है जो पिछले चुनावों के अंदर सरकार के साथ खड़ा था, जिन्हें सरकार का साथ दिया था। सरकार ने मांग पत्र में शामिल किया था कि हम आपकी हर बात सुनेंगे।
अशोक चौधरी साहब, आपने बहुत ही वाजिब पॉइंट यहाँ पर उठाया। मैं समझ सकती हूँ आपके दर्द को भी, क्योंकि कई कानून बनाए जाते हैं जिसमें सख्त प्रावधान भी किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर जब तक उसे एग्जीक्यूशन उसका 100% नहीं देखने को मिलेगा, शायद उस कानून का लाभ हर जन तक नहीं पहुंच पाएगा, और ये बड़ा सवाल है। अनिल गोटवाल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, इस बड़े फैसले को, क्योंकि अध्यादेश के जरिए अभी इन प्रावधानों को करना है, उसमें समय भी लगेगा, और उससे पहले 2 महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा, आरएएस की भर्ती परीक्षा होनी है, पटवारी भर्ती परीक्षा होनी है, और एक बहुत बड़ी चुनौती राज्य सरकार के लिए ये होने वाला है। किस तरीके से प्रबंधन के तौर पर सबसे पहले तो आप इसको देख रहे हैं? देखिए, जो रीट की परीक्षा हुई थी सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छे प्रबंधन की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंदर कई जगह के ऊपर नेट बंदी की गई थी। लेकिन फिर भी चूंकि नेट बंदी से पहले लोग बाग अपना और जरिया निकाल लेते हैं। नेट बंदी जब शुरू हुई उससे पहले ये पर्चा लीक होने की बात आ गई कि उसके 2 घंटे पहले, नेट बंदी से 2 घंटे पहले। तो ये जो है अपराधी, जो ये नकल माफिया है, ये सरकार से भी एक कदम आगे चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अध्यादेश लाई है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि भाई और ठोस कानून बनाया जाए जिसके अंदर 7 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार को प्रभावी कदम तब उठाने चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये जो गिरोह है, ये जो तमाम लोग हैं जो शामिल हैं इस पूरे गैंग में नकल कराने के, वो लोग एक कदम सरकार से आगे चल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की मानसिकता को हमें समझना होगा कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। राज्य सरकार को भी यहाँ पर पूरी तरीके से एक्शन मोड में आना होगा, क्योंकि हमें उनसे एक कदम आगे चलना है। वो हमसे एक कदम आगे इस तरीके से चलते रहेंगे तो इन तमाम कानूनों का भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। नहीं, एक तो सरकार ने ये कहा था कि जब भी सुरक्षा की व्यवस्था की एक साथ, मान लो आज आप कल डिक्लेयर करें कि 15 लाख की भर्ती करनी है, तो पुलिस को व्यवस्था के लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम देना चाहिए था। इनकी जो भी परीक्षाएं हैं अव्यवस्थित है, कोई शेड्यूल नहीं है, ईयर वाइज एक वो बनाए ताकि पुलिस की व्यवस्था हर परीक्षा केंद्र के ऊपर लगाई जा सके बढ़िया तरीके से। एक नंबर ये। दूसरा, मान लो और भी कोई टेक्निकल असिस्टेंस देनी है, करनी है। अब होता क्या है कि कुछ विभाग पहले भर्ती करता है, कुछ मेडिकल विभाग अपनी भर्ती कर लेता है, चयन आयोग बोर्ड अपनी भर्ती करता है, आरपीएससी अपना रिजल्ट निकालती है, तो इनमें ही कॉम्बिनेशन नहीं है, और फिर ये पुलिस के ऊपर या प्रशासन के ऊपर डाल देते हैं। जो ये परीक्षा आयोजित कराते हैं, इनकी कम से कम एक एजेंसी, इनका एक कंट्रोलिंग कुछ तो हो, एक कैलेंडर बने ईयर का कि ये परीक्षाएं इतने समय पे होगी, तो व्यवस्थाएं देने के अंदर प्रशासन को और पुलिस को भी सुविधा हो सके। मेरा ये मानना है कि पहले के समय में प्रेस से ये लीक हुआ करते थे पेपर, लेकिन वो आज की तारीख में सारे बंद हो गए। लेकिन अब ये नए नए माफिया जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक प्रश्न डालते हैं और 60 प्रश्न डालते हैं, उसमें से अपने लोगों को चिन्हित करके उनकी तैयारी कराते हैं और उनमें से 50 प्रश्न आ जाते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, इसके ऊपर जाने की जरूरत है। ठीक है ये कहां से और कैसे ये पहले बिल्कुल अनिल जी, कैलेंडर का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल के दौरान हमने कई चीजों को, जो व्यवस्था है एकदम से ऑफ ट्रैक होता हुआ हमने देखा, लेकिन बावजूद उसके राज्य सरकार अपने स्तर पर परीक्षाओं को एक बार फिर से रिज्यूम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही, ताकि जो छात्र छात्राएं हैं जो सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कम से कम उनके भविष्य को ताक पर ना रखा जाए। इन सबके बीच कोचिंग सेंटर को लेकर बड़ा सवाल जो आपने उठाया वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। मनोज जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी संचालन करते हैं ऐसे एक कोचिंग सेंटर का। सवाल ये उठ रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से बच्चों को प्रिपरेशन के तौर पर जो सैंपल पेपर्स दिए जाते हैं, उनके माध्यम से भी एक बहुत बड़ा जरिया भी है वो, जिसके जरिए पेपर आसानी से लीक हो जाते हैं। किस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को आप देख रहे हैं, आपका टेक क्या है सर? नमस्कार साहब, मैं इस मुद्दे पर यह बात कहना कि जब कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जब तैयारी करवाता है तो वो पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयारी करवाता है। और बहुत अच्छे संस्थान, जैसे मैं काव्य क्लासेज में तैयारी करवाता हूँ, तो बच्चे को बहुत अच्छी तैयारी हर टॉपिक से हम तैयार करवाते हैं, उसको पढ़ाते हैं, फिर उसको हम ऑब्जेक्टिव सीट देते हैं, और जब पढ़ाते हैं और उसमें 60 में से 50 प्रश्न मिलते हैं, तो कोचिंग का तो दायित्व होता है कि वो बच्चों को ऐसा पढ़ाए तो उसके पेपर में मिले। तो जो मिल रहा है उसको हम चीटिंग नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर सरकार नियमित रूप से प्रयास करे, एक कैलेंडर निश्चित रूप से जारी करे, समय पर भर्ती परीक्षा हो, यूपीएससी की तर्ज पर हर साल
आयोजन हो तो इस तरह की मारामारी ही नहीं होगी और इस तरह के आरोप नहीं लगेंगे। एक दूसरा क्या होता है, 3 साल में भर्ती आती, 2 साल में भर्ती आती, एक विद्यार्थी जो गांव से आता है, रीड जैसे एग्जाम को अगर हम देखें तो ग्रामीण विद्यार्थी बहुत बैठता है। अब वो 2 साल की तैयारी करता है, फिर उसे लगता है पेपर आउट हो गया या हो गया या लीक हो गया, तो मानसिक उसकी स्थिति संतुलित नहीं रह पाती है और फिर क्या होता है कि हम एक दूसरे पर टीकड़ा फोड़ने लगते हैं, तो स्थितियां बड़ी विकट हो जाती है। तो रही बात कोचिंग तो पढ़ाएगी तो उसके पेपर में क्वेश्चन भी मिलेंगे और क्वेश्चन मिलेंगे तो स्वाभाविक है, आप मान लीजिए कोई किताब है, अब उस किताब किसी लेखक ने लिखी, उसमें से सारे क्वेश्चन मिल गए तो ये थोड़ी कह सकते हैं कि लेखक ने चीटिंग। मनोज जी, लेकिन पिछले हालिया सालों में जिस तरीके के प्रकरण देखने को मिले, बड़े स्तर पर क्वेश्चन उन्हीं पेपर्स में से आ रहे हैं और ये संचालन कोचिंग सेंटर्स का अभी शुरू नहीं हुआ है, ये तो कई सालों से चला हुआ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं उसमें सच्चाई भी नजर आती है। और एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि जो आपके टीचर्स होते हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं या फिर ऑफलाइन भी जो अब तक चली आ रही थी, उनके जरिए भी गलत तरीके से पेपर लीक करवाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में शिक्षक जिन्हें बच्चों का भविष्य बनाने के लिए क्रेडिट दिया जाता है, वही बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ यूं करने लगेंगे तो कितना गंभीर इसे देखा जाए। भरोसा सर उठ रहा है ऐसे। इसी बिल्कुल मैडम, इसी रूप में राजस्थान सरकार जो अध्यादेश ला रही है, गहलोत जी के जो प्रयास चल रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। अगर कोई इसमें लिप्त पाया जाता है तो संस्था का संचालन तो बर्खास्त करना ही चाहिए उसे आजीवन, लेकिन उसे सजा भी दी जानी चाहिए। और अगर इसमें लिप्त है तो उसको जितनी कड़ी सजा दी जाए उसका हम समर्थन करते हैं। अगर कोई संस्था ऐसे लिप्त पाई जाती है तो सजा का भी प्रावधान होना चाहिए और संस्था को तो हमेशा के लिए टर्मिनेट कर ही देना चाहिए। बिल्कुल, अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर या फिर गेम चेंजर ये हो सकता है, जहां पर ऐसी तमाम इंस्टीट्यूट या सेंटर्स जो हेल्प कर रहे हैं, इन सब चीज में मदद कर रहे हैं, उनको परमानेंट तौर पर उनका जो लाइसेंस है वो रद्द कर देना चाहिए। शायद यहीं से सबक लिया जा सकता है। अब जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं अब इस बड़े फैसले को लेकर सामने आ रही है, अशोक चौधरी जी मांग लगातार आप कर रहे थे कानून को सख्त बनाने को लेकर और ये बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि आपकी जो आपत्ति है या आपकी जो शंका है वो एग्जीक्यूशन को लेकर है और उस पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल सरकार के द्वारा जो प्रावधान इसमें किए गए हैं, क्या उससे कम से कम आप संतुष्ट हैं? नहीं रंजना जी, हम इस बात से संतुष्ट हैं। सरकार अध्यादेश लेके आई, अच्छी बात है। अनिल साहब ने कहा था, मैं भी उसका स्वागत करता हूं। अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है, बेरोजगारों का काम कर रही है, तो हम भी उसका स्वागत करते हैं। कोरोना काल में सीएम साहब ने अगर भर्तियां निकाली थी तो हमने स्वागत किया था। लेकिन जब एक बेरोजगार, अभी मनोज जी कह रहे थे कि कोचिंग में अध्यापक पढ़ाते हैं, मैं नहीं कह रहा कि सभी कोचिंग एक जैसी हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि पर्टिकुलर एक कोचिंग के लिए, सभी कोचिंग में नहीं, कुछ एक कोचिंग के टीचर ऐसा कौन सा अच्छी चीज पढ़ा रहे हैं जिसको उनको पता है कि पेपर में यही सब कुछ आएगा। जो अनिल साहब ने कहा वो सही बात है कि ऐसी कौन सी अध्यापक है, कौन सा अध्यापक है जो जिस कोचिंग वाले को पता है कि भाई ये पेपर पूरा तैयार होगा जिसमें से 60 में से 50 क्वेश्चन आ गए, तो ये प्रश्न चिन्ह है ही। मैं नहीं कह रहा, मैंने मनोज जी की बात से सहमत हूं कि हर कोचिंग ऐसे नहीं होती और जो इस ऐसे कारण में लिप्त है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। दूसरी बात, शहीद स्मारक पे पिछले 5 दिन से अभ्यर्थी बैठे हैं। इधर उपेंद्र जी अनशन में बैठे हैं, उनके अलावा 5 अभ्यर्थी, उनके अलावा 5 उपेंद्र यादव और तैयार हो गए, जिसमें से 2 अभ्यर्थी आज फिर एसएमएस में एडमिट करना पड़ा, 3 और बैठे हैं। सरकार कितने उपेंद्र यादव पैदा करेगी? सरकार जितने उपेंद्र यादव पैदा करेगी उतने उपेंद्र यादव तैयार हैं। आज कल 5 बैठे थे, कल 10 बैठेंगे, परसों 20 बैठेंगे। राजस्थान का हर एक बेरोजगार उपेंद्र यादव है। हम सरकार से ही मांग कर रहे हैं, जो भर्तियां सरकार निकाल रही है वो कम से कम टाइम से पूरा करे। हम नहीं कह रहे कि सरकार किसी भी वैकेंसी में 1000 पद निकाल रही है, 1000 पद का टाइम निकाले कि इस डेट को वैकेंसी निकली है, इस डेट को पूरी हो जाएगी। लेकिन सरकार वैकेंसी निकालती है, या तो पेपर लीक हो जाता है या कोर्ट में भर्ती अटक जाती है। और राजस्थान की तो एक प्री पार्टी बन गई है कि हर भर्ती का पेपर लीक हो रहा है। ये कब तक चलेगा? इससे सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है, प्रदेश भी बदनाम हो रहा है। बार बार हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। क्यों उतरना पड़ा हमें बार बार सड़कों पे? आज क्यों पे नेताओं का अनशन करना पड़ रहा है? सरकार से हम गुजारिश करते हैं, जो आपने अध्यादेश ले आए उसको इम्प्लीमेंट करें, उस कानून को जितना जल्दी हो सके पीड़ित अभ्यर्थियों के सहयोग में जो अपराधी है उन अपराधियों को तुरंत सजा दी जाए। साथ में जो अभ्यर्थियों की मांग है, जो अनशन पे बैठे हैं, सरकार उनसे वार्ता करे, वार्ता करके उन अभ्यर्थी जो भी मांगे जायज मांगे, कोई भी ऐसी नाजायज मांगे नहीं है, कोई भी ऐसी गलत मांग नहीं है। वही मांगे मान रहे हैं हम जो सरकार ने हमें समझौता के तहत दिया है कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। आज सरकार अपने वादे से मुकर रही है।
उस दिन रात को 12 बजे जब सुभाष गर्ग जी धरना स्थल पे आए तो उन्होंने कहा था कि हम आपकी मांगे मानेंगे 1 महीने में पूरे कर देंगे। आज स्थिति ये हो रही है कि जब लास्ट टाइम उपेंद्र जी सुभाष गर्ग साहब से मिले, सुभाष गर्ग साहब ने एक बात कह के लाइन टाल दी कि मैं तो उस कमेटी का एक सदस्य हूं, मैं क्या कर सकता हूं। 2012 की भर्तियां पेंडिंग है, 2013 की भर्ती, नर्सिंग भर्ती 2013 की पेंडिंग है, 2018 की भर्ती पेंडिंग पड़ी है, 2016 मतलब कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जो आज तक कंप्लीट हो रखी है। बिल्कुल, बात ये है कि आप चाहते हैं कि एक मॉनिटरिंग बॉडी भी बने कानून के साथ कि कानून तक या कानून का इस्तेमाल करने तक नौबत ना आए, उससे पहले एक मॉनिटरिंग बॉडी होनी चाहिए जो इन सब चीजों को लेकर मॉनिटर करे। फिर चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है कि किस तरीके से पेपर में वही सैंपल क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो एग्जाम्स में एक्चुअली आते हैं, जो कि एक बहुत ही वाजिब बिंदु है और उसको लेकर डेफिनेटली यहाँ पर सरकार को काम करना चाहिए। अनिल गोटवाल साहब, एक प्रावधान ये भी है कि कोई भी सरकारी आदमी या सरकारी कर्मचारी या अफसर इस तरीके के नकल करवाने वाले मामले में संलिप्त पाया जाता है तो परमानेंट उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस प्रावधान को या इस बदलाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये लंबे समय से था, क्योंकि अब तक अस्थायी तौर पर जो निलंबन किया जाता था उसका फायदा कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग उठा रहे थे। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं रंजना जी। मेरा ये कहना है कि जो भी सेंटर है, सेंटर को भी ब्लैक लिस्टेड करके उसको दोबारा से सेंटर नहीं दिया जाए। चपड़ासी से लेके उसके जो टीचर हैं, इन्विजिलेटर हैं, जो उसके इंचार्ज है, प्रधानाचार्य हो या जो इन्विजिलेटर है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होता क्या है कि पिन पॉइंटेड एक इन्विजिलेटर के ऊपर है, लेकिन वो पर्चा लीक हो जाता है मान लो सेंटर के अधीक्षक के वहां से, तो ये इन्वॉल्व सब होते हैं। लेकिन अब इस अध्यादेश के जरिए मुझे विश्वास है कि सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको दोबारा उस सेंटर को ही नहीं दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर प्रिवेंशन, जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो लेने की आवश्यकता है। मेरे को ये मालूम है कि बत्तीलाल मीणा है, अभी छूट के आ जाएगा, फिर वो वापस इसी में लिप्त हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जाके बैठ जाएगा और इसी प्रकार के वो पेपर में ऐसे वो मीना है। एक गैंग जो है, इनको नैप करने की आवश्यकता है कि प्रिवेंटिव एक्शन ले। जब भी परीक्षा हो उससे पहले पुलिस और प्रशासन का ये दायित्व है कि जो जो पिछले बार लिप्त थे, मैं तो इवन एक और बात कहूंगा कि जहां पर टिप्पणी की जब बहुत ज्यादा केंद्राधीक्षक या पूरे सेंटर्स के सेंटर्स इन्वॉल्व हैं, उस जिले को ही डीबार कर देना चाहिए। उस जिले के बाहर परीक्षा सेंटर लगाए जाने चाहिए। ये भी एक समस्या का समाधान है, उसमें भी हो सकता है, ताकि उन लोगों को ये महसूस हो कि भाई हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, उनके जो टिप्पणी कराने वाले हैं, वो तो हम दूसरे जिले में भी जाके परीक्षा देंगे तो पास होके आएंगे, तो उनको भी एक सबक मिले। तो ये प्रिवेंटिव एक्शंस पुलिस को, प्रशासन को लेना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, मैं तो ये कह रहा हूँ, सर्विस से डिबार कर देना चाहिए, दोबारा सर्विस में ही नहीं आए। विभागीय कार्रवाई तो एक बहुत छोटा वो है कि सस्पेंशन करके छोड़ दिए जाते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। इसीलिए कानून को सख्त किया जा रहा है गोटवाल साहब, इसीलिए किया जा रहा है। और जैसे गिरफ्तारियों की आप बात कर रहे हैं कि आसानी से छूट जाते हैं, इसीलिए बदलाव इसमें किया जा रहा है और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में इन तमाम चीजों को रखा जाएगा, जिससे कम से कम आने वाले समय में कानून का खौफ पनपता हुआ देखने को मिलेगा। आप तीनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया, अनिल गोटवाल साहब, अशोक चौधरी जी, मनोज जैन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार इसको लेकर मांग लंबे समय से उठ रही थी कि कानून में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि कानून तो था, उसके जरिए सजा भी मिलती थी, लेकिन लोगों के डर में कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा था। और यही वजह है कि हर भर्ती परीक्षा में लगभग नकल की खबरें जो हैं वो बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही थी। और हाल ही में रीट एग्जाम्स में जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा नहीं, इन सबके बीच आरएस की बड़ी परीक्षा होनी है, पटवारी भर्ती परीक्षा होनी है, और एक बार फिर से उन तस्वीरों को दोहराया ना जाए उसके लिए कानून में बदलाव अनिवार्य थे। हालांकि ये बड़ा फैसला लिया गया है और कब ये बदलाव होते हैं ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।